हेलो एवरीवन। नंदिनी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू। नाउ थर्ड चैप्टर इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। दिस पॉवर्टी कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंस ये डेफिनेशन जो है वो पॉवर्टी की वो बहुत सारे चीज़ों लोगों ने अलग अलग दी है। वर्ल्ड बैंक अलग देता है, इंडियन गवर्नमेंट कैलोरी के हिसाब से देता है, कुछ कमिटीज़ बनती है जिन्होंने अपने अपने हिसाब से पॉवर्टी की डेफिनेशन दे रखी है। बट इस बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर हम कवर कर रहे हैं तो इसमें कोई एज सच कोई डिफरेंट कमिटीज़ के हिसाब से डेफिनेशन नहीं दे रखी है। बट ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है जो कि अब जब हम करंट अफेयर्स करेंगे तो उसके अंदर 100% इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। नाउ अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो अब बहुत सारे जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पार्टीशन की प्रॉब्लम, राइट्स की प्रॉब्लम, स्टेट का डिसइंटीग्रेशन हो रखा था, उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए उसकी प्रॉब्लम, इलिटरेसी की प्रॉब्लम, और सबसे मेजर प्रॉब्लम थी पॉवर्टी की प्रॉब्लम। ठीक है, खाना नहीं था, फमाइन थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ठीक से काम नहीं कर रही थी, इंडस्ट्री बिल्कुल डिस्टर्ब थी, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा लेस परसेंटेज था। बट पॉवर्टी उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी का मतलब होता है कि अब इसके अंदर हम जैसे कि पॉवर्टी का मतलब होता है कि जैसे कि कोई चीज़ जो कि हम बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर काम करते हैं, जैसे कि खाना पीना, डेयरी, एजुकेशन, हेल्थ, अगर कोई इंसान वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाए, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज पॉवर्टी। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज पॉवर्टी। अब बहुत सारे अपने एरियाज़ के अंदर, जैसे दिल्ली में अगर आप देखते हो तो मेट्रो स्टेशन के बाहर या रोड साइड पे, या अगर मुंबई में आप देखते हो इनफैक्ट अगर आप टीयर 2 सिटीज़ में भी अगर आते हो, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, तो अगर आप वहाँ पे देखते हो तो आपको ये दिखेगा कि रोड साइड पे काफ़ी लोग बैठे होते हैं, बैगर्स जो आपसे मांगते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, विमेन होती हैं जो कि आपसे पैसे मांगती हैं या फिर खाने के लिए कुछ मांगती है, क्योंकि वो अपनी डेली नीड्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉवर्टी। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, दैट्स कॉल्ड पॉवर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अर्बन एरिया के अंदर कुछ इतना कैलोरी कंज्यूम करे, रूरल एरिया के अंदर कुछ इतना कैलोरी कंज्यूम करे, कुछ बोलता है कि इतने पैसे कमा रहा हो तो उसको पुअर बोलेंगे, कोई इतने पैसे नहीं कमा रहा उसको तो पुअर नहीं बोलेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड की है, उसके बारे में अगर इसमें दे रखा है दैट आई विल डिस्कस। यहाँ पे भी दो दोस्तों की खट्टी स्टोरी बता रखी है, एक आपको बता रखी है रूरल एरिया की और अर्बन एरिया की। तो देखो ना, अगर आप अर्बन एरिया के अंदर 1,000 रुपये महीने के कमाते हो तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सिमिलरली रूरल एरिया के अंदर अगर आप 1,000 रुपये महीने के कमाते हो तो वो बड़ी बात है, वो सस्टेनेंस है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया के अंदर आपको चीज़ों के खर्चे इतने नहीं होते, आपके ट्रांसपोर्टेशन के नहीं होते, आपके एजुकेशन के नहीं होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं वहाँ पे रेंट नहीं होता है, वहाँ की चीज़ें सस्ती होती है। अगर आप दिल्ली के प्राइस कंपेयर करो सब्जी के भी इनफैक्ट, और अपने एरिया के अगर आप प्राइस कंपेयर करते हो तो आपको कम से कम 20-25 रुपये का फ़र्क डेफिनेटली दिखेगा। सो अगर कोई इंसान अर्बन एरिया में कुछ कमा रहा है और सिमिलर अगर रूरल एरिया में कमा रहा है तो वो उनकी पॉवर्टी में भी डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे वही स्टोरीज दे रखी है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं पॉवर्टी के। सबसे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर कोई फैमिली में एजुकेटेड ही नहीं है तो वो कैसे अमीर बन सकते हैं? अमीर का इन द सेंस वो डेली एक्टिविटीज़ को भी अपना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई एजुकेटेड है तो वो अच्छी जॉब लेगा, अच्छी स्किल्स में काम करेगा, अच्छे सर्विस सेक्टर में काम करेगा या इंडस्ट्री में काम करेगा, तो उसको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, और उन पैसों से वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे एक मेन रीज़न है कि लोग इस तरीके से इसलिए हैं क्योंकि दे आर अनएजुकेटेड। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अनएजुकेटेड। सेकेंड इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी का प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाना, लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स चालू की है, स्कॉलरशिप, ठीक है, देन आप देखो गवर्नमेंट ने स्कूल्स की प्राइस कम कर दी है, फीस कम कर दी है, लेकिन वो बेसिक एम्यूनिटीज़ तक जो ये चीज़ें हैं, वो स्कीम्स हैं, वो बेसिक लोगों के पास पहुंच नहीं पाती है, या फिर बोल दो कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे लोग जो है वो क्या दिखाई देते हैं? पुअर दिखाई देते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न ऑफ पॉवर्टी।
अब देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कई बार मेंस के अंदर पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। पॉवर्टी एक तरीके से आपका, अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो पॉवर्टी को हम एक नेगेटिव टर्म्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉवर्टी के जो इंडिकेटर होते हैं वो बेसिकली ये बताया जाता है कि वहाँ पे लोगों का लिटरेसी लेवल सही नहीं है, इसलिए वो पुअर है, ठीक है। लोगों के पास जनरल रेजिस्टेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे माल न्यूट्रिशन है। जो पुअर होगा वहाँ पे माल नरिश रहेगा, क्यों? क्योंकि उनको खाने को ही नहीं मिल रहा है। तो माल नरिश का मतलब होता है कुपोषण, ठीक है। देन अगर आप देखें लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, जो पुअर होगा वो हेल्थ भी नहीं ले पाएगा। तो आप देखें ना, कई लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, डायरिया के शिकार हो जाते हैं और अपने बचपन में ही जान खो देते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, ठीक है। देन लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, वो ये दिखाता है कि जो पुअर है इसका मतलब है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब करने की, दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। इट्स कंसिडर्ड एज अ लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल उनको वाटर सेफ नहीं मिलता, क्योंकि टैप वाटर में पानी पीते हैं, तो टैप वाटर इज नॉट ऑलवेज क्लीन, राइट। अगर आप दिल्ली की बात करो तो दे आर नॉट क्लीन। ग्राउंड वाटर आता है, ठीक है, यमुना का वाटर आता है, दे आर नॉट क्लीन, ठीक है, फिल्टर वाटर नहीं है। तो जिसकी वजह से उनको पानी पी के काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू रिलेटेड डायरिया वगैरह काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। दे हैव अ लैक ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो तो पॉवर्टी जो होता है वो एक तरीके से इस तरीके का सोशल इंडिकेटर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर कर दी। पॉवर्टी लाइन का मतलब ये होता है कि कॉमन मेथड यूज टू मेजर द पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल, ठीक है। अगर उसका एक मिनिमम लेवल तक का इनकम नहीं है या मिनिमम लेवल तक का उसका कंजम्पशन नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे, पुअर मानेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इस लाइन को क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये अर्बन एरिया के अंदर डिफर करती है, रूरल एरिया के अंदर डिफर करती है। नाउ अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ पुअर if his or her income और कंजम्पशन फेल बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। अगर कोई मिनिमम लेवल के नीचे उनका इनकम लेवल है और कंजम्पशन लेवल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुअर बोलते हैं, ठीक है। जिससे वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है, बेसिक फुल नीड्स जो होती है वो भी क्या नहीं कर पाती, फुलफिल नहीं कर पाती है, ठीक है। अब ये वेरी करती है, ये वेरी करती है मतलब जैसे कि दिस एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर अमेरिका की इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ के लोगों का इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करते हैं तो जहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर उनके पास कोई कार है तो वो पुअर, इट्स अ वेरी बेसिक नेसेसिटी। लेकिन इंडिया के अंदर किसी के पास कार है तो वो काफ़ी ज़्यादा अमीर माना जाता है, ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पुअर। बट अमेरिका के अंदर किसी के पास कार है तो डज नॉट मीन कि ही इज़ रिच और ही इज़ नॉट पुअर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो पॉवर्टी लाइन ये मेजर करने के लिए काम आता है। जैसे कि आपने अगर अर्बन और रूरल एरिया की अगर हम बात कर लें तो अर्बन एरिया के अंदर अगर कोई लेट्स से अगर एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है जिसका प्राइस है 13,000 तो उसके लिए नॉर्मल बात है। बट रूरल एरिया के अंदर अगर कोई अपार्टमेंट लेता है, घर रेंट पे देता है और उसका प्राइस वो बोलता है 13,000 तो वो काफ़ी ज़्यादा नॉन अफोर्डेबिलिटी वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे पॉवर्टी का एक कॉन्टेक्स्ट से या एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर जो कंपेयर किया जाता है, वो लाइन जो ड्रॉ की जाती है उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें दी है इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि किस लेवल का फूड रिक्वायरमेंट आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, फुटवियर पहन रहे हो, फ्यूल एंड लाइट पहन रहे हो, ठीक है, क्या आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है, इस लाइन को हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, ओके। अब ये कैलोरीज की फॉर्म में होता है। तो कैलोरीज में गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडिया के अंदर अगर कोई एवरेज कैलोरी 2400 कैलोरीज पर पर्सन लेता है रूरल एरिया के अंदर
और 2100 कैलोरी लेता है पर पर्सन इन अर्बन एरिया के अंदर, तो उनको हम पुअर नहीं मानेंगे। अर्बन और रूरल में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि रूरल एरिया में ऐसा माना जाता है कि लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उनका जो कैलोरी है वो ज़्यादा खर्च होता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। इसलिए उनके लिए 2400 कैलोरी पर पर्सन डे इन रूरल एरिया के अंदर माना गया है, और अर्बन एरिया के अंदर 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन के लिए अर्बन एरिया के अंदर माना गया है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन दी गई है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट जनरली इनको फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है जो कि कमिटी ने दी है, बट गवर्नमेंट इस डेफिनेशन को बहुत सालों तक फॉलो करता हुआ आ रहा है, और इसके बेसिस पे ही गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉवर्टी की रिपोर्ट निकालता है, जैसे कि 2011-12 में निकाली। उसके बाद हर साल गवर्नमेंट जो है वो निकालता है पॉवर्टी के अंदर उनकी क्या रिपोर्ट रहती है उसके हिसाब से। नाउ अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये टर्म आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में आएगी आपकी सोसाइटी के अंदर भी, इकोनॉमिक्स के अंदर भी और ओवरऑल भी। दिस इज कॉल्ड वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स का क्या मतलब है? कुछ लोग जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी सोशल और इकोनॉमिक कैटेगरीज में आते हैं, जो कि पुअर हैं, जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, उनको हम कहेंगे वल्नरेबल ग्रुप। वो कोई भी हो सकता है, दे कैन बी विमेन, दे कैन बी मैन, दे कैन बी चिल्ड्रन, दे कैन बी सीनियर सिटीजन, दे कैन बी एलजीबीटी कम्युनिटी। ओके, सो पीपल, प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज, ये सबके लिए सेम नहीं होता, सारे ग्रुप्स के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई शेड्यूल कास्ट के हैं तो सारे ही पुअर होंगे, नहीं, उसमें से कुछ पुअर होते हैं, कुछ पुअर नहीं होते हैं। मीन्स इट ऑल डिपेंड्स कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर वो कितना है और कितना नीचे है, राइट। तो जो पॉवर्टी लाइन के मोस्टली नीचे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं। और ये वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं वो मैन हो सकता है, वीमेन हो सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। नाउ डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है, तो आपको डेटा अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके एनसीईआरटी का डेटा बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन लीव दिस डेटाज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पॉवर्टी की डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन को अगर ठीक से फॉलो किया जाए तो उनको ही पुअर माना जाता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अगर कोई 1.90 पर डे डॉलर से लेस पे रह रहा है उसको हम कहेंगे पॉवर्टी कहेंगे। वर्ल्ड बैंक ने ये डेफिनेशन बताई है। अब आप करके देख लेना, जैसे कि अगर रुपीस, अभी डॉलर का भाव चल रहा है 80, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान 152 रुपये पर डे नहीं कमा पा रहा है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज पुअर। उसको हम पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे लेके आएंगे। तो ये डॉलर चेंज होता रहता है तो उसके बेसिस पे ये पैसे भी क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये हर कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपका वेरी करती है। ठीक है, ये आपको ग्राफ्स, टेबल्स कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप इनको आंख बंद करके छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट के अंदर क्या दिया गया है। तो हर साल पॉवर्टी की रिपोर्ट निकलती है जिसकी के एमपीआई कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उसको बोला जाता है। तो वो हर कंट्रीज़ के अलग अलग निकालता है। वो सब एशियन कंट्रीज़ के अलग निकालेगा, वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अलग निकालेगा, ठीक है, मिडिल ईस्ट के अलग निकालेगा। वो ट्रेंड जो है वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये बात समझिए कि अगर आपको पॉवर्टी की डेफिनेशन पता है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन पता है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी की क्या डेफिनेशन है, तो बहुत ईजिली आप इन एमपीआई को कैलकुलेट कर पाओगे और उनका एनालिसिस जो है वो प्रॉपरली कर पाओगे। नाउ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ये आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है।
मेंस में जनरली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि पॉवर्टी की क्या क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हिस्टोरिकल रीज़न हम बोल सकते हैं। हिस्टोरिकल रीज़न मतलब कि जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनीज थी, तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट हुआ था उनका डिक्लाइन हुआ था। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी वो उस टाइम पे क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी, मतलब गिर गई थी। और वो जब देश आज़ाद हुआ तो कंटिन्यू रही। उसके बाद हमारी जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो गई थी, यहाँ पे लो ग्रेथ रेट रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है लोगों के पास वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से लोग जो है वो क्या है, पुअर है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। बट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिखाई देता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, रीज़न जो है वो कॉजेज़ हैं पॉवर्टी के, ठीक है। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक रीज़न भी इंपॉर्टेंट है। सोशो कल्चरल फैक्टर, सोशो कल्चरल फैक्टर का मतलब होता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना कि हमारे किस्मत में ही गरीब रहना लिखा हुआ है, तो वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कर्मा थ्योरी भी आती है, तो सोशो कल्चर उसको भी मान सकते हैं। एक और सोशल कल्चर में आता है कि कोई कुछ काम जो होता है कुछ कास्ट के लिए या कुछ जेंडर के लिए होते हैं, जिसकी वजह से लोग वो काम अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पुअर रह जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर किसी फैमिलीज के अंदर जॉब करना अलाउड नहीं है क्योंकि उनके उनके नियमों के हिसाब से या उनके सोशल कल्चरल बिलीफ के अगेंस्ट है, तो वहाँ पे अगर वो काम नहीं करने देते हैं लड़कियों को या फिर अपने परिवार के मेल मेंबर को भी उस पर प्रोफेशन के अंदर, तो वो पुअर माने जाते हैं, ठीक है। ये एक पॉवर्टी का कॉजेज हो सकता है, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट ने बहुत सारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए रखे हैं। आपको ये वाले मेजर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पुराने मेजर्स हैं, ठीक है। और पुरानी स्कीम्स में से क्वेश्चन नहीं आता है। आपको जो स्कीम्स में से क्वेश्चन आएगा वो न्यू स्कीम्स में से आता है, ठीक है। पॉवर्टी के रीज़न आपको पता होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रही है ये हमें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। ओके फाइन। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट देंगे और गारंटी के साथ देंगे। कितने दिन का देंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें एमजी नरेगा, देन आपका गवर्नमेंट जो भी आपकी स्किल्स प्रोग्राम जो ज्वाइन करिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो बनाई है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, तो ये सारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट है। आपको इसमें से कोई भी स्कीम्स उस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड स्कीम्स हैं। 2000 स्कीम्स हैं ये, आज से 20-25 साल पुरानी स्कीम्स है, तो इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी की क्या डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक ने क्या दी है, उसके बाद पॉवर्टी के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जो कि आपसे या तो मेंस में पूछा जा सकता है या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी हमने चैप्टर 3 फिनिश कर दिया है। आई होप आप लोग यहाँ मेरे साथ बने हुए हो, आप लोग को समझ आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, और अगर आपको अब तक समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। नाउ अब हम बिल्कुल आखिरी चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि इकोनॉमिक्स का बिल्कुल आखिरी चैप्टर है, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का क्या मतलब है? फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमें जो खाना मिल रहा है वो अवेलेबल हो, वो एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो। अवेलेबल का क्या मतलब है कि मान लो आपको एप्पल खानी है, उसके लिए एप्पल मार्केट में अवेलेबल भी तो होनी चाहिए, ठीक है। मान लो डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आपको केला खाना है, तो केला तो खाना है लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हुआ तो आप कैसे खाओगे? तो वो अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबल मतलब है कि अब आपको केला लेने के लिए 200 किलोमीटर कहीं मंडी में जाना पड़ रहा है, तब तो आप जाके केला खा रहे हो, तब तो आप जाके कोई एप्पल लेके आ पा रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको अपने नियरेस्ट मार्केट के अंदर ये सब्जी फल जो है वो मिलने चाहिए, तो डेट इज़ कॉल्ड एक्सेसिबल। एंड अफोर्डेबल मतलब अगर आप केले की प्राइस हो जाते हैं कि 60 रुपये का एक केला आएगा, सिर्फ 70 रुपये का एक केला आएगा, तो आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉयल फ्रूट, महंगा फ्रूट कंसिडर किया जाएगा, तो वो बेसिक आपकी चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो इट शुड बी अफोर्डेबल। तो सिमिलरली ये फूड के लिए है कि कोई भी ग्रेन्स है, जैसे वीट है, राइस है, दालें हैं, स्पाइसेस है,
सब्जियां हैं, ये सारी आपकी फूड एक तरीके से आपका अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल होना चाहिए। ये 3 कीवर्ड आप याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा डेफिनेशन के अंदर, और आपको मेंस के अंदर भी आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि ये फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमेशा जनरली किसको मिलेगी, जो पुअर होंगे। अभी हमने पॉवर्टी डिस्कस किया है, तो ये फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो होगी वो जनरली किसको होगी, जो लोग पुअर होंगे वही तो ऑब्वियसली आपके फूड को ना तो एक्सेस कर पाएंगे, ना उनके लिए फूड अवेलेबल होगा, ना ही वो उसको अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं वो मोर वल्नरेबल होते हैं टू द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। नाउ देखिए, अभी मैंने आपको बताया अवेलेबल का क्या मतलब होता है। अवेलेबल का मतलब है फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, और यहाँ पे विद इन द आप स्टेट लिख सकते हो या विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। फूड इम्पोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज। ऑब्वियसली अगर मान लो किसी को कोई फ्रूट खाना है, केला ही खाना है लेट्स से, तो वो ऑब्वियसली अगर वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इम्पोर्ट कर पा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबल मतलब विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं 200 किलोमीटर ट्रैवल करके आप सिर्फ केला खरीदने या सेब खरीदने जा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। अफोर्डेबल मतलब कि किसी इंडिविजुअल के पास इतने पैसे होने चाहिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक केला या एक सेब 60-70 रुपए का आ रहा है, तो आप नहीं खरीदोगे उसको, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो आपकी डेली न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपकी सेफ और न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं, वो आपके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए ना, जब भी टमाटर और प्याज के भाव बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों में अग्रेशन और आक्रोश की स्थिति पैदा हो जाती है कि अरे ऐसे कैसे भाव बढ़ गए, राइट। क्योंकि वो उनकी फूड सिक्योरिटी का इश्यू वहाँ पे डेवलप हो जाता है। अच्छा ठीक है, जब भी कोई डिजास्टर आता है लाइक फेमाइन आ गई ना, नेचुरल क्रॉप फेलियर हो गया, या फिर कोई भी अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई भी डिजास्टर आती है, तब वहाँ पे गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है कि वहाँ के जो वल्नरेबल लोग हैं, जो कि वहाँ पे अफेक्टेड लोग हैं, उनको क्या करवाए, फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कराए, या फूड जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो वो सबसे पहले अगर आप देखिए ना, कहीं पे भी अगर साइक्लोन आ जाता है, या कहीं पे भी अगर जैसे अभी साइक्लोन आया था चेन्नई में, तो कोई भी साइक्लोन आ जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या अफेक्ट होता है, सबसे पहले वहाँ पे अफेक्ट होते हैं ऑब्वियसली फूड। लोगों के पास घर नहीं होता, ठीक है, लेकिन लोग जब अब घर भर जाते हैं लोगों के, तो लोगों के पास खाने को भी नहीं होता, कहते हैं ना ये खाने के लाले पड़ गए, ठीक है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले क्या अफेक्ट होता है, इंसान का फूड सिस्टम इफेक्ट होता है। तो गवर्नमेंट की सबसे पहले क्या ड्यूटी बनती है कि हम जो अफेक्ट हुआ हुआ है फूड सिस्टम, उसको इम्प्रूव करें, और हम लोगों को गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड कराएं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे काम कर सके, रह सके। ये एक ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स है। उसके बाद भी आप देखा कीजिए कि जब भी फूड सिक्योरिटी का इशू आता है तो बहुत सारे फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, लाइक रिलायंस देख लीजिए, सेवा देख लीजिए, बहुत सारे बड़े बड़े एनजीओज वगैरह सामने निकल के आते हैं, लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें आप कोविड-19 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो एक तरीके का डिजास्टर था। उस डिजास्टर के अंदर, उस कैलेमिटीज के अंदर जब लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, तो देखे ना कितने सारे फूड डिस्ट्रीब्यूटर, फिलेंथ्रोपिस्ट, उन्होंने आगे आके काम किया और लोगों को सबसे पहले जो प्रोवाइड कराया था वो था फूड। तो इट्स कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। ओके, फेमाइन का क्या मतलब है, सिंस फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है और डिजास्टर के बारे में बात की गई है, तो फेमाइन के बारे में हम बात करेंगे। फेमाइन का मतलब होता है कि इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय द वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू द स्टारवेशन एंड epidemics caused by the forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। इसका क्या मतलब है, इसका इस लाइन का सिंपल मतलब है कि आपकी फमाइन तब पैदा होती है जब वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो भूखे रहते हैं, मतलब उनको फूड नहीं मिलता है, और बहुत सारी डिजीजेस अगर उस एरिया के अंदर फैल गई है जिसकी वजह से उनको फूड नहीं मिल पाता है,
जिसकी वजह से इंसान अपने बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो खो देता है और धीरे धीरे मरने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं फेमाइन। दिस इज कॉल्ड एज फेमाइन लाइक कंडीशन। ओके, बहुत सारी ऐसी फेमाइन आई थी हमारे इंडिया में, ऐसी फेमाइन आई थी बंगाल के अंदर 1943 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आप देखिए 30 लाख लोग जो है वो मरे गए थे। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिजास्टर इन इंडिया और ओवर वर्ल्ड के अंदर भी। अभी देखिए ना, इसराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है उसके अंदर फेमाइन लाइक कंडीशन ही डेवलप हो रखी है। दीज आर द प्रोजेक्ट वर्क। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोग क्लास जो भी है इस 9th क्लास के अंदर है उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट वर्क है। अगेन यहाँ पे स्टोरी दे रखी है अहमद की कि वो एक पुअर है, लो क्लास से भी बिलोंग करता है, वल्नरेबल पीपल भी है, तो वहाँ पे उसको फूड सिक्योरिटी भी नहीं है, फिर डिजास्टर आ जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई गई है यही है, इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसकी जिस्ट समझना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर क्या आप लिख सकते हो नोट्स के अंदर। आपके लिए स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टोरी इज जस्ट टू टेल यू सो डैट आप इसमें आम इंसान भी जो एनसीईआरटी पढ़े, एक बच्चा एनसीईआरटी पढ़े तो वो समझ सके, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फूड सिस्टम की, तो इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट फ्रूट ग्रेन्स है इंडिपेंडेंस से ही। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी कम हो गई, और बंगाल के अंदर जब बहुत ज़्यादा इश्यू आया था तो हमने फूड इंपोर्ट भी किया था। उसके बाद हमने एक कार्यक्रम चालू किया था ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में के अंदर बताया था कि ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर क्या यूज़ किया गया था। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज़ किए, इरीगेशन यूज़ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया, जिसकी वजह से वहाँ पे फार्मर्स जो है वो काफ़ी अच्छा कर पाए, और पंजाब हरियाणा वाले एरियाज़ के अंदर इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे फूड सिक्योरिटी के कार्यक्रम जो है वो चालू करती है, ताकि लोग जो है वो यहाँ पे भूखे ना रहें। नाउ बफर स्टॉक, ये आपने टर्म्स बहुत बार सुनी होगी कि बफर स्टॉक क्या होता है। अगर हम बफर स्टॉक की बात करते हैं तो बफर स्टॉक का मतलब होता है कि कुछ स्टॉक ऑफ अ फूड ग्रेन्स, mostly wheat and rice, they are procured by the government through FCI. It is called as buffer stock. अब ऐसा नहीं होता, देखिए गवर्नमेंट कहाँ से लोगों को, वल्नरेबल एरिया जब ये डिजास्टर आएगा या अर्थक्वेक आएगा, गवर्नमेंट कहाँ से उनको देगी, गवर्नमेंट कहाँ से उगाएगी। गवर्नमेंट क्या करती है, जो किसानों से खरीदती है। मैंने आपको बताया था ना कि मंडी में डायरेक्टली किसान जाके बेचता है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट खरीदती है बीच में। वो किसके थ्रू खरीदती है? FCI के थ्रू, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या करती है, व्हीट और राइस जो है वो फार्मर्स से परचेज कर लेती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो जहाँ पे भी वल्नरेबल एरिया होता है, डिजास्टर एरिया होता है, वो वहाँ पे फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और इसको हम बोलते हैं बफर स्टॉक। बफर के अंदर रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, क्रिकेट के अंदर 12th मैन होता है, एक्स्ट्रा मैन, जो कि पानी पिलाने का काम करता है, कोई इंजर्ड हो जाता है तो खेलने का काम करता है, लाइक दैट। तो वैसे ही बफर स्टॉक जो है इट वर्क एज ए 12th मैन। इंपॉर्टेंट इमरजेंसी के टाइम पे बफर स्टॉक का यूज़ किया जाता है, और गवर्नमेंट जो जो बफर स्टॉक को खरीदता है उसको हम बोलते हैं MSP। MSP का मतलब होता है, वन सेकेंड, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उतना सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट एवरी ईयर। मतलब जैसे कि अभी मान लो किसान कोई बीज बोने वाला है खरीफ के, तो उससे पहले गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि हम इस फार्मर से इतना इतना खरीदेंगे, उसी फार्मर को पहले ही डिक्लेयर कर देता है। वो इसलिए भी किया जाता है कि मान लो अगर किसान की खेती खराब हो गई, कोई डिजास्टर आ गया, कोई नुकसान हो गया, या खेती ठीक से नहीं हो पाई, तो गवर्नमेंट उसको भरपाई करती है कि कोई बात नहीं, जितना भी आपका होगा हम आपसे खरीदेंगे। दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मीन्स एटलीस्ट किसानों को उतना सपोर्ट करना, मिनिमम सपोर्ट करना, ठीक है। और वो किसान गवर्नमेंट को बेचता है, गवर्नमेंट उसको पहले ही पैसे दे देती है, फिर किसान उनको बेचता है। गवर्नमेंट अपने ग्रेनरीज या जो भी उनका स्टोर हाउस या वेयर हाउस होता है वो वहाँ पे उनको स्टॉक करके रखती है, ठीक है। और जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है, कोई डेफिसिट एरिया होता है, कोई डिजास्टर रिलेटेड एरिया होता है, तो गवर्नमेंट इनको बेच देती है पुअर्स को। दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। जो कि मार्केट में प्राइस होती है उससे लोअर प्राइस के अंदर। जैसे मान लो एक चावल की मार्केट के अंदर प्राइस है 300 रुपये किलो, तो वो गवर्नमेंट उसको 200-250 ऐसे बहुत ही कम प्राइस में बेच देती है। दैट इज कॉल्ड एज इशू प्राइस। तो वो मार्केट प्राइस से लेस के अंदर बेची जाती है।
नाउ व्हाट इज पीडीएस? पीडीएस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था एफसीआई खरीद लिया, एफसीआई ने खरीद लिया किससे? फार्मर से खरीद लिया। उसके बाद अब वो जो एफसीआई अब जो खरीद लेता है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, किसके थ्रू करेगा? गवर्नमेंट के थ्रू करेगा। तो आपने देखा होगा ना, कई जगह राशन शॉप्स होती है, वहाँ पे लाइंस लगती है, जिनके पास कार्ड होते हैं, अंत्य कार्ड, राशन कार्ड, है ना, वहाँ पे बहुत सारे कम प्राइस के अंदर 2 रुपए में दाल, 3 रुपए में चावल ऐसे लोगों को दिए जाते हैं। तो उसको हम, ये कौन करता है? पीडीएस सिस्टम कहते हैं इसको। बहुत सारी जगह आप अगर अपने एरिया में देखोगे तो आप देखोगे कई जगह लोगों के पास राशन कार्ड होते हैं, अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं। तो वो कार्ड जो है वो कौन खरीदता है? वो एफसीआई खरीदती है और इनको राशन शॉप्स को दे देती है, ताकि वो किसको सर्व कर सके? पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कर सके, ताकि लोगों के अंदर क्या बनी रहे? फूड सिक्योरिटी की चीजें बनी रहे। ठीक है। और इन राशन शॉप को या राशन शॉप्स को ये भी कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप, दोनों का मतलब एक ही है। और ठीक है, और ये राशन शॉप्स भी जो हैं वो बहुत सारे स्टॉक्स रखते हैं, फूड ग्रेन्स का, शुगर्स का, कैरोसिन का। ठीक है, और ये मार्केट प्राइस से बहुत ही कम प्राइस पे बेचा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए एक्सेट्रा। और पीडीएस हो गया, एमएसपी हो गया, एफसीआई हो गया, राशन प्राइस हो गया, इश्यू प्राइस हो गया। और ये पीडीएस सिस्टम जो होता है वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि सभी लोगों को फूड सिक्योरिटी मिले। तो ये रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर और बहुत सारे जो एरियाज होते हैं, बैकवर्ड एरिया या फिर डिजास्टर वल्नरेबल एरिया, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो होती है वो यही करते हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स भी चलाती है जिसके थ्रू ये काम करती है, जैसे अंत्योदय अन्न योजना, फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है, वो चैप्टर्स जो है वो आपकी इसके अंदर मेंशन नहीं है। वो चैप्टर्स आपके लिए करंट अफेयर्स के अंदर आएंगे। तो जब हम करंट अफेयर्स करेंगे तो उसके बारे में 100% हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ अब आता है रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो बहुत सारी शॉप्स को सेटअप करती है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनजीओज, ये सारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते हैं। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ के साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो कि बहुत सारे राशन से सामान खरीदते हैं और पुअर लोगों को बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये सामान जो है वो बेच देते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इनको फिलैंथ्रोपिस्ट का काम करते हैं ये। ठीक है, और ये जो है ये हर कौन कंट्रोल करता है इनको? जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो दुग्ध सेवाएं हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। देन आपका अमूल जो है, अमूल भी एक तरीके से, उसको भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पार्ट है वो माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ कोऑपरेटिव्स इन मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, और वैसे बहुत सारे दिल्ली के अंदर भी है, जैसे अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये एनजीओ जो है वो काम करता है। तो ये आपके आंसर राइटिंग के अंदर आप इनको लिख सकते हो, इन एग्जाम्पल्स को। तो ये अगर अगर हम देखा जाए तो हमने बातों बातों के अंदर 4 चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और ये 4 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखा जाए तो आपको लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर आप इकोनॉमिक्स की 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो पूरी तरीके से आप कवर कर सकते हो। इसके नोट्स बनेंगे, हर एक नोट समझ लीजिए एक चैप्टर 1 पेज का बनेगा। ठीक है, लेकिन 1.5 पेज तक भी जा सकते हैं। तो कम से कम अगर हम बात करें तो 7 से 8 पेजेस के अंदर A4 साइज के अंदर आगे पीछे इनके नोट्स जो है वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। आई होप ये मैराथन आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। सिमिलर मैराथन हम अब आगे की एनसीईआरटी के लिए लेके आएंगे, और बाकी के जो नोट्स मेकिंग के कोर्स हैं, उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उसके बारे में हम लिख के लेके आएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, और आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको डाउट्स हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लाई यू बैक। एंड आप इन वीडियोस को लाइक भी कर सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब पे आप नंदिनी आइए सर्च कीजिए, आपको मिलेगा, और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर।